एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये सेट 8 है। इसके पहले मैंने सेट 1 से 7 तक के जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप मेरे चैनल पर एसएससी सीजीएल के प्लेलिस्ट से वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस, सीपीओ, सभी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। तो इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। टेक्सास वैलेंसियाना ज्यूक हिमालयन यू इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। टेक्सास वैलेंसियाना ज्यूक हिमालयन यू निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो जो हिमालयन यू है जिसका साइंटिफिक नेम होता है टेक्सास वैलेंसियाना, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो कि हिमालयन रीजन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये मेनली कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ऑप्शन में लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ था, इसलिए हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस लिए जाना जाता है? तो इसमें एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है टैक्सोल, जो कि इसके बार्क, निडल और ट्विग्स और रूट्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इस तरह से ये जो टैक्सोल कंपाउंड होता है इसके अंदर, उससे क्या हो जाता है कि ये यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके कारण क्या होता है कि ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स जो होते हैं उसमें ये मेन इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता है। तो और ये जो प्लांट है वो इसका और भी अलग अलग मेडिसिनल यूजेज हैं, जैसे कि ये यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी में, यानी कुछ बॉडी में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके लिए भी यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक में, यानी किसी तरह का बॉडी पेन है उसके लिए भी यूज किया जाता है। और ये इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। इसका जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें बताया गया है कि इसमें कंपाउंड्स जो टैक्सोल है उसके अलावा कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं? फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स और फेनॉल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग डिजीज को क्योर करने का, ये सभी जो कंपाउंड है उसके कारण ही इसमें देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, गलत सुमेलित है। तो इसमें देखना है कि कौन सा पेयर है जो रॉन्ग है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म का, लेकिन ये रॉन्ग है। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो अब हम लोग जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके फंक्शंस को और ये कौन से सेल टाइप में पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो जो सेल ऑर्गेनल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल के अंदर? तो ये सपोज सेल है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन उसके बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे जो स्पेस है उसमें, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के ही अंदर में अलग अलग इस तरह से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में फंक्शंस को देखेंगे। और एक क्या है, सेल टाइप में यूकैरियोटिक है और एक अलग होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेनली डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का। तो यूकैरियोटिक है उसके सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि कौन से सेल टाइप में कौन सा सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। तो सबसे पहला है न्यूक्लियस, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में और इसका फंक्शन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। न्यूक्लियोलस, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में, इसका फंक्शन होता है राइबोसोम्स को बनाना। साइटोप्लाज्म, ये सारे तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, इसका फंक्शन होता है जितने भी सेल के कंटेंट्स है उसे कंटेन करना।
उसके बाद है साइटोस्केलेटन, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है स्ट्रक्चर, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इसका। राइबोसोम, ये सभी सेल में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक में होता है, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक में होता है और ये क्या करता है कि सेल को डिटॉक्सिफाई करता है और लिपिड को बनाता है। इसके बाद है गोल्गी एपरेटस, ये यूकैरियोटिक में होता है। इसका काम होता है प्रोटीन को सॉर्ट करना और शिफ्ट करना, यानी कौन से पार्ट में कौन सा प्रोटीन होगा उसे छांटने का काम, सॉर्ट करने का काम क्या करता है, गोल्गी एपरेटस ही करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में होता है। इसका काम होता है एनर्जी को बनाना। लाइसोसोम्स, ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं और ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इसका काम होता है अनवांटेड मटेरियल जो है, वेस्ट है, उसे रिमूव करना। पेरोक्सीसोम्स, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में। इसका काम होता है बायोकेमिकल पाथवेज है उसे रेगुलेट करना और इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद है वैक्यूल्स, ये यूकैरियोटिक में होता है। इसका काम होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। वेसिकल्स, ये यूकैरियोटिक में होता है। ये क्या करता है, जो मटेरियल होता है, मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर, उसे सभी पार्ट में सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वेसिकल्स का। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, ये सभी तरह के सेल्स में होते हैं, यानी यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। इसका काम होता है फ्लेक्सिबल बैरियर प्रोवाइड करना ताकि सेल और उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट किया जाए। उसके बाद है सेल वॉल, ये प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है और प्रोकैरियोट्स में होता है, यानी कि सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। इसका काम होता है रिजिड बैरियर प्रोवाइड करना जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस सेल वॉल होता कहाँ पे है, तो ये सपोज सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये प्लांट्स में से पाया जाता है। इसका काम होता है वाटर को स्टोर करना और टेम्परेचर प्रेशर को रेगुलेट करना। टेम्परेचर प्रेशर होता क्या है, तो सेल है और इसके अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसे कहते हैं टेम्परेचर प्रेशर। उसके बाद लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। इसका काम होता है फूड को बनाना और कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस लड़ाई को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैटल ऑफ प्लासी। तो जो ब्रिटिश राज का शुरुआत हुआ था इंडिया में वो कौन से बैटल के बाद हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ था, जो कि 1757 में जो कि हुआ था। 1757 ईस्वी में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इस विक्ट्री के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे परमिशन मिल गई थी कि बंगाल में वो इफेक्टिवली रूल कर पाए और वो इफेक्टिवली रूलर बन गए बंगाल के, और उन्होंने इस रीजन में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद जो कंपनी का ये विक्ट्री हुआ, इसके बाद इसमें बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन मीर जाफ़र सिर्फ एक कठपुतली जैसा ही काम कर रहे थे, लेकिन बाकी जो पावर था वो किसके पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। सिर्फ पपेट की तरह ये काम कर रहे थे मीर जाफ़र। उसके बाद इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन सा बैटल हुआ, उसके बाद हुआ बैटल ऑफ बक्सर, जो कि कब हुआ, 1764 में। इस बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जीत हुई थी। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन किया गया, 1765 में साइन किया गया। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दिया गया, यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने का पावर दे दिया गया। कहाँ कहाँ पे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो प्रोविंस है वहाँ पे दीवानी राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। और इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इफेक्टिवली पूरी तरह से पावर ट्रांसफॉर्म हो गया और ये डिफैक्टो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ये सभी प्रोविंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लिस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स एज ऑफ 2022। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 2022 तक सबसे कम परिचालन हवाई अड्डे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम में। तो 2022 के अनुसार
यानी कि अभी भी अगर 2024 के अनुसार भी देखेंगे तो टोटल इंडिया में एयरपोर्ट्स कितने हैं, 137 एयरपोर्ट्स हैं जो कि मैनेज किया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ एयरफील्ड हैं जो डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, यहाँ पे 13 एयरपोर्ट्स है। और सबसे कम कहाँ पे, मिजोरम में सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है जिसका नाम है लेंगपपुई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following, while praising the amending feature of the Indian Constitution, said that this variety in the amending process is wide but is rarely found? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के संशोधनकारी विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमान है लेकिन शायद ही कभी पाई जाती है? तो राइट आंसर है, ये किसने कहा था, ये कहा था ऑप्शन नंबर 3 के.सी. वियरे ने। तो के.सी. वियरे जो कि एक रिनाउंड फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने जो अमेंडमेंट प्रोसीड्योर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में उसे प्रेज किया और बताया और इसके बारे में कहा कि ये क्या है, वाइज है बट रेयरली फाउंड है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था, के.सी. वियरे ने। और ये बिलीव करते थे कि अमेंडमेंट प्रोसेस में जो यूनिफॉर्मिटी होता है वो क्या करता है कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करता है। ये इस तरह के बिलीव इनके थे। और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहा था। क्वासी फेडरल का मतलब है कि इंडिया में क्या है कि एक दो तरह के पावर हैं, एक सेंट्रल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का एक अलग पावर होता है और सेंट्रल लेवल का अलग पावर होता है। इस तरह से क्वासी फेडरल सिस्टम माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और कुछ ऐसे कंट्री भी होते हैं जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो पूरे पावर होता है वो किसके हाथ में होता है, वो सेंटर के हाथ में होता है। जैसे कि यूके है, जापान है, चाइना है, फ्रांस है, वहाँ पे कैसा सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, क्वासी फेडरल सिस्टम है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन वाज अवार्डेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023? तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पद्म विभूषण से। तो जाकिर हुसैन को, जो कि तबला प्लेयर थे, उन्हें 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। अब हम लोग इंडिया के जितने भी म्यूजिशियन और सिंगर्स हैं जिन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया, उन लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का, भारत रत्न। इसके बारे में देख लेते हैं कि किन किन लोगों को दिया गया है। तो इसमें एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो कि एक कार्नेटिक सिंगर थे और ये फर्स्ट म्यूजिशियन थे जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड को रिसीव किया था। उसके बाद लता मंगेशकर एक प्लेबैक सिंगर थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई प्लेयर थे। पंडित बिस्मिल्लाह जोशी ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। रविशंकर जो कि सितार प्लेयर थे। भूपेन हजारिका जो कि एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे म्यूजिक के, उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद जो फेमस म्यूजिशियन हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उन लोगों को कौन कौन से अवार्ड दिए गए। सबसे पहले है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन थे? ये एक तबला प्लेयर थे। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड दिया गया? तो सबसे पहले इन्हें पद्मश्री दिया गया 1988 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया 1990 में। पद्म भूषण दिया गया 2002 में और पद्म विभूषण दिया गया 2023 में। उसके बाद है हरिप्रसाद चौरसिया। ये एक फ्लूटिस्ट थे, ये बांसुरी बजाते थे। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया 1992 में और पद्म विभूषण दिया गया 2000 में। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान हैं जो कि शहनाई प्लेयर हैं। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इन्हें पद्मश्री दिया गया 1961 में, पद्म भूषण दिया गया 1968 में, पद्म विभूषण दिया गया 1980 में और पद्म भारत रत्न दिया गया 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गंगूबाई हंगल एंड प्रभा अत्रे आर एक्सपोनेंट ऑफ द डैश घराना। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने के प्रतिपादक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये किराना घराना से बिलोंग करते थे। तो जो वर्ड घराना है वो हिंदी वर्ड घर से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है हाउस। और ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे म्यूजिकल आइडियोलॉजी ऑरिजिनेट होते हैं।
तो घराना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगिंग ख्याल के लिए, ख्याल एक तरह का सिंगिंग का टाइप होता है, और एक होते हैं कथक के लिए। तो सिंगिंग ख्याल के लिए कौन कौन से घराना है, तो ग्वालियर है, दिल्ली है, आगरा है, इंदौर, कश्मीरी, अतरौली, जयपुर, किराना और पटियाला। और कथक के लिए कौन कौन से घराना है, तो इसमें लखनऊ है, अतरौली, जयपुर है, बनारस है, रायगढ़ है, ये सभी कथक के लिए हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगिंग घराना को देख लेते हैं, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिस्ट कौन से घराना से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली घराना, इसके फाउंडर हैं सिद्धार्थ खान ढाडी, हुसैन खान, यहाँ कॉमा हो जाएगा, हुसैन खान, बुआरा खान, चांद खान, सिताब अली खान, गुलाब अली खान, नन्हे खान और मीरू खान। उसके बाद है ग्वालियर घराना, यहाँ से है नाथन पीर बख्श, हसू खान, हड्डू खान, नाथू खान। उसके बाद है आगरा घराना, यहाँ से है घग्गे खुदा बख्श। उसके बाद है किराना घराना, अब्दुल करीम खान जो कि फाउंडर हैं किराना घराना के, अब्दुल वाहिद खान, सवाई गंधर्व, सुदेश प्रभु माने, हीराबाई बड़ौदेकर, उस्ताद आमिर खान, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, प्रभात रे एंड बेगम अख्तार। तो गंगूबाई हंगल और प्रभात रे के बारे में पूछा गया था कि कौन से घराना से ये बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं किराना घराना से। उसके बाद है भेंडी बाजार घराना, इससे बिलोंग करते हैं छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन खान। और उसके बाद है जयपुर अतरौली घराना, इससे बिलोंग करते हैं अलादिया खान। नेक्स्ट है पटियाला घराना, इससे बिलोंग करते हैं बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान। उसके बाद है रामपुर सहासवन घराना, इससे बिलोंग करते हैं इनायत हुसैन खान। इंदौर घराना, इससे हैं आमिर खान। मेवाती घराना, यहाँ से हैं घाघे नाजिर खान। शाम चौरसिया घराना, यहाँ से हैं मियान चांद खान और मियान सूरज खान। और लास्ट है कुंवर श्याम घराना, यहाँ से हैं गोस्वामी लालजी महाराज, जिसे कुंवर श्याम भी बोला जाता है। अब हम लोग कथक के घराना को देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है लखनऊ घराना, इसके डांसर्स हैं पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन महाराज। उसके बाद है जयपुर घराना, यहाँ से डांसर हैं रोशन कुमारी, भानु जी और दुर्गा लाल। उसके बाद है बनारस घराना, यहाँ के डांसर्स हैं कुमुदिनी लाखिया, सितारा देवी, जानकी प्रसाद और गोपी कृष्णा। उसके बाद है रायगढ़ घराना, यहाँ से है राजा चक्रधर सिंह। तो ये सारे हो गए घराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन एथलीट्स बोन द ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 इन सितंबर 2022। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट ने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रो करते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट्स वाज हेल्ड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952 का ये हेल्ड किया गया था। कहाँ पे? इंडिया में। अब जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, ये एक चैंपियनशिप है जो कि करवाया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF के द्वारा। और ये सबसे पहले 1926 में खेला गया था, और उसके बाद 1957 से क्या होने लगा, 2-2 साल पे ये खेला जाने लगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जो 1926 में हुआ था लंदन इंग्लैंड में, और जो लास्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये हुआ है 2024 में बुसान साउथ कोरिया में। और इंडिया ने इसमें क्या, और इंडिया जो है यहाँ पे कब हुआ है ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप? ये हुआ है 19वीं एडिशन जो हुआ था 1952 में, ये हुआ था इंडिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। मैच द कॉन्सेप्ट्स इन कॉलम ए विथ देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी। कॉलम ए में अवधारणाओं, कॉलम बी में उनके संबंधित विवरणों के साथ सम्मिलित करें। तो कॉलम ए में क्या क्या दिया गया है? कॉलम ए में दिया गया है डिवैल्यूएशन, डिप्रेसिएशन, डिफ्लेशन और एक्सचेंज कंट्रोल। इसके बारे में देखना है कि कौन सा टर्म है जो किस चीज़ को डिफाइन करता है। तो इसे सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में, उसके बाद हम लोग मैच करेंगे। तो सबसे पहले डिवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या होता है? तो जब ऑफिशियल एक्सचेंज रेट
में क्या हो जाता, कंट्री का जो करेंसी होता है उसमें जब ऑफिशियल रिडक्शन हो जाता है एक्सचेंज रेट में, उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। तो जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, तो एग्जांपल में अगर देखेंगे तो सपोज कि पहले $1 का वैल्यू कितना था, 75 रुपीज़ था, और बाद में क्या हो गया, $1 का वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। अब क्यों कहते हैं डिवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर ₹1 का वैल्यू निकालेंगे डॉलर के टर्म में, तो यहाँ पे 1/75 करेंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.013। और अगर इस यहाँ पे देखेंगे ₹1 का वैल्यू तो हो जाएगा 0.010। तो देख सकते हैं कि पहले वाले कंडीशन में ₹1 का वैल्यू 0.013 था और बाद में क्या हो गया, 0.010 हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ₹1 का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन, इसे क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन, यानी कि जो ₹1 का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो जो एक्सपोर्ट होता है वो चीपर हो जाता है और जो इंपोर्ट होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अब ऐसा क्यों होगा, तो एक्सपोर्ट करने पे क्या होगा कि एक्सपोर्ट करेंगे तो जो बाहर के कंट्रीज में हैं, जो दूसरे कंट्री से लोग हैं, वो क्या करेंगे, पैसे पे करेंगे एक्सपोर्ट करने पे। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले पे करना पड़ रहा था $0.013 और अब पे करना पड़ेगा 0.010। तो यानी कि उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट थे वो चीपर हो गए हैं, अब उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए एक्सपोर्ट हो जाता है क्या, चीपर हो जाता है। और इंपोर्ट कॉस्टली क्यों हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट जब होगा दूसरे कंट्री से, जब जो प्रोडक्ट है इंडिया में आएगा तो क्या होगा कि पहले 75 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब देना पड़ेगा 100 रुपीज़, यानी $1 का वैल्यू पहले 75 रुपीज़ था। अब जब इंडिया में इंपोर्ट होगा कोई भी प्रोडक्ट तो क्या होगा कि अब 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसलिए 75 से 100 हो जाता है इंपोर्ट के कंडीशन में। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंक्रीज हो गया, प्राइस है जो इंक्रीज हो गया, इसलिए जो इंपोर्ट होता है कॉस्टली हो जाता है और जो एक्सपोर्ट होता है वो चीपर हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है उसमें जो डॉलर में पे करना पड़ेगा दूसरे कंट्री को वो कम हो जाते हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए जब डिवैल्यूएशन का कंडीशन आता है तो एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं और इंपोर्ट है जो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब ये करने का रीज़न क्या होता है, तो डिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इसलिए किया जाता है ताकि इंपोर्ट को कम किया जाए और जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे डिपेंड करें, इसलिए ये कंडीशन लाया जाता है डिवैल्यूएशन का। उसके बाद है डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन का क्या मतलब होता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को नॉर्मल यूज करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट के वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाता है, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं डिप्रेसिएशन। तो सपोज कि एक कंप्यूटर का प्राइस पहले था $1000 और अब हो गया, उसे 5 साल तक यूज करने के बाद उसका प्राइस अब हो जाएगा $0, यानी अगर एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे मार्केट में तो उसका जो प्राइस है वो कितना मिलेगा, अब $0 मिलेगा। तो ये होता है डिप्रेसिएशन, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस एक्सचेंज के लिए अगर जाते हैं तो उसका प्राइस अगर कम दिखाता है, क्योंकि जब लंबे समय तक वो प्रोडक्ट अगर यूज हो गया है तो उसमें कुछ डैमेज भी हो सकता है और वो ओरिजिनल जैसे तो रहेंगे नहीं, इसीलिए उसे एक्सचेंज में अगर जाने पे उसका प्राइस कम मिलता है, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं डिप्रेसिएशन। उसके बाद है डिफ्लेशन। तो ये नॉर्मल जब किसी गुड्स सर्विसेज का मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो जाता है उसे कहते हैं डिप्रेसिएशन। तो सपोज कि एक ब्रेड का प्राइस पहले था $2, अब हो गया इसका प्राइस $1, तो ये होता है डिफ्लेशन, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस, गुड्स का सर्विसेज का प्राइस कम हो जाए उसे कहते हैं डिफ्लेशन। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल, ये क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इसमें होता क्या है कि जो फॉरेन करेंसीज है वो किस कंट्री के बॉर्डर के अंदर कितने फ़्लो होने चाहिए, कितने आने चाहिए कंट्री के अंदर,
उस चीज़ को मैनेज करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल लाया जाता है। इससे क्या होता है, इसे जो फॉरेन करेंसी जो है उसके सेलिंग पे और बाइंग पे लिमिटेशन लगाया जाता है ताकि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को कंट्रोल किया जाए, और एक्सचेंज रेट है जो कि लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसीज के बीच में उसे मैनेज किया जाए। तो इस तरह से सारे टर्म को हम लोगों ने देखा। अब इसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले क्या था डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या था कि जब जो करेंसी होता है, कंट्री का करेंसी होता है, उसके वैल्यू डिक्रीज हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। यानी ए का हो जाएगा 5, यानी ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। अगर एक डॉलर का अगर वैल्यू 75 है और बाद में हो गया $1 का वैल्यू 100, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे डिवैल्यूएशन हुआ है। उसके बाद है डिप्रेसिएशन। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा, डिप्रेसिएशन का मतलब होता है कि अगर लंबे समय तक किसी प्रोडक्ट को अगर यूज किए हैं तो उसका एक्सचेंज रेट हम लोगों को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो उसे कहते हैं डिप्रेसिएशन। तो ये हो जाएगा डिक्लाइन इन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बी का हो जाएगा 1। उसके बाद डिफ्लेशन, तो नॉर्मल किसी गुड्स सर्विसेज का जो प्राइस होता है मार्केट में उससे अगर कम हो जाता है तो उस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्लेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द होम करेंसी, यानी कंट्री के अंदर करेंसी का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी किसी गुड्स सर्विसेज का प्राइस कम हो जाता है तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। तो सी का हो जाएगा 2। उसके बाद है एक्सचेंज कंट्रोल। ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे रेशनिंग करता है, यानी उसे रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। तो डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से हो जाएगा ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। When haloalkanes and vinyl halides react with magnesium metal, they yield which reagent? जब हेलो अल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे कौन सा अभिक्रमक प्राप्त करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब हेलो एल्केन्स हो या फिर एराइल विनाइल हैलाइड्स हो, वो जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सा रिएजेंट बनाते हैं? तो वो हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे एराइल का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा और उसमें जब हैलाइड लगा हुआ होगा, एक्स का मतलब होता है कि हैलोजन, तो इसके साथ या फिर विनाइल हैलाइड, जिसे किस तरह से लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ अगर हैलाइड लगा हुआ है इसे कहते हैं विनाइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। यानी कि स्ट्रेट चेन है अगर CH3 इस तरह से C और CH2 और इस तरह से अगर इसमें X लगा हुआ है तो ये हो जाएगा। अगर स्ट्रेट चेन इस तरह से कार्बन के होंगे तो इसे बोलते हैं हेलो एल्केन्स। तो इस तरह के जो भी होंगे एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स, वो जब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा रिएजेंट बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसे अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। तो R यहाँ पर क्या होता है? एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होता है। एराइल यानी कि बेंजीन रिंग जिसमें होंगे, एराइल का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं, और अल्काइल यानी कि स्ट्रेट चेन कार्बन का होगा उसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो आर जो हो जाएगा अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होगा, और एक्स जो होता है वो होता है हेलोजन, जिसमें कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी हेलोजन होते हैं। तो इस तरह से RMgX के फॉर्म में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस तरह से फॉर्म होता है? तो ये क्या होता है कि अल्काइल या फिर एराइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जिसे THF के भी कहते हैं। तो उसके प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं आर को, यानी अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप को एल्डिहाइड या फिर कीटोन को के साथ ऐड करने के लिए, और उससे ऐड होने से क्या होता है, वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और ये एसेंशियल होता है कहाँ पे, और भी कहाँ पे यूज होता है? तो ये न्यू कार्बन बॉन्ड्स को बनाने में भी
यूज किया जाता है, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या फिर कीटोन में आर ग्रुप को ऐड करने के लिए, जिससे कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, या फिर न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, अराइल हैलाइड है, और जिसे अराइल यानी कि इसमें बेंजीन रिंग है, और हैलाइड यानी इसमें हैलोजन है। तो अराइल हैलाइड है ये हो जाएगा क्या, अराइल हैलाइड। इसे जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि RMgX का फॉर्मेशन हुआ, X की जगह पे यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पे क्या बना, अराइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इस यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, अल्काइल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा विनाइल। यहाँ पे क्या है, ये विनाइल है, यहाँ पे विनाइल ब्रोमाइड है। तो इसे जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से क्या होता है कि हेलो एल्केन्स या फिर विनाइल क्लोराइड या फिर या विनाइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड, किसी को भी अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने के बाद उसका यूज क्या होता है, तो उसका यूज होता है कीटोन या फिर एल्डिहाइड में उसमें आर को ऐड करना और उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कीटोन है, कीटोन कैसे है, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे C है और इसके साथ ही डबल बॉन्ड के साथ O अटैच्ड है, तो ये कीटोन ग्रुप है। तो इसमें क्या है कि इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड किया गया एसिड के प्रेजेंस में। एसिड सपोज HCl ले लेते हैं, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो कीटोन ग्रुप था वहाँ पे एक और R ऐड हो गया, और उसमें जो O था उसके साथ एक H ऐड हो गया। H कहाँ से आया, तो एसिड से H आया, और R कहाँ से आया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। तो इस तरह से टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। टर्शियरी क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ से कितने कार्बन है अटैच्ड हैं, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 कार्बन। तो इसलिए इसे बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल, और इसके साथ मैग्नीशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद ऑप्शन में और भी दूसरे रिएजेंट का नाम है, उसे भी देख लेते हैं। तो उसमें था हिंसबर्ग रिएजेंट। इसे किस फॉर्म में जाना जाता है, तो इसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और अमाइन को लिखते कैसे हैं, तो अमाइन को लिखा जाता है NH2 के फॉर्म में। एक होता है अमोनिया जिसे लिखते हैं NH3, और एक होता है अमोनियम जिसे कहते हैं लिखते हैं NH4 के फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ पे अमाइन के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा NH2 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने में यूज किया जाता है। अब ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है उसे रिप्रेजेंट करते हैं C6H5SO2Cl, इसका केमिकल फार्मूला होता है। ये जो रिएजेंट है वो जो अलग अलग अमाइन होते हैं उसके साथ अलग अलग तरह से ये रिएक्शन करता है और सल्फोन अमाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, वो अमाइन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सल्फोन अमाइड्स बनाता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है SO2NH ग्रुप के रूप में ये रिप्रेजेंट किया जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट को जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अलग अलग सबके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है सल्फोन अमाइड्स। और ये सल्फोन अमाइड्स को जब अल्कली में डिजोल्व करते हैं तो वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, यानी प्राइमरी होगा तो अलग तरह से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी होगा तो अलग, और टर्शियरी होगा तो अलग। तो उस तरह से जो अलग अलग रिएक्शन दिखाता है अल्कली में, सॉल्युबिलिटी दिखाता है सल्फोन अमाइड्स, उससे ही हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। तो किस तरह से इसे दिखाएंगे, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, इसे लिखेंगे RNH2, यहाँ पे सिंगल कार्बन है क्योंकि प्राइमरी है तो RNH2। और इसे जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्फोन अमाइड्स बना रहा है और HCl बना रहा है। तो ये जो सल्फोन अमाइड्स है उसे जब क्या करेंगे, अल्कली में डिजोल्व करेंगे
तो ये क्या करता है कि ये सोल्यूबल हो जाता है, यानी जो प्राइमरी अमाइन है उससे जो सल्फोनामाइड्स बनेगा वो क्या होगा, अल्कली में डिजोल्व हो जाएगा। तो इससे हम पता कर पाएंगे कि ये है कैसा, प्राइमरी अमाइन। और जो सेकेंडरी अमाइन होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं R2NH के फॉर्म में। यहाँ पे सेकेंडरी है इसलिए 2 कार्बन होंगे तो R2 हो गया। तो ये सेकेंडरी अमाइन जो है उसे जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो सल्फोन अमाइड्स बनाएगा वो क्या होता है, अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी अमाइन है। और जो टर्शियरी अमाइन होता है वो क्या करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए इसे बोलेंगे ये टर्शियरी अमाइन है। उसके बाद है टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो सॉल्यूशन होता है किसका, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का। इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये एक सिल्वर मिरर टेस्ट में यूज किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब एल्डिहाइड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड OH के इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को। तो एल्डिहाइड को जब टोलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यानी कि जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा AgNH3 का होल ट्वाइस OH के साथ, यानी टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो उसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ये जो एल्डिहाइड है उसमें अगर एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिड बनाता है। और जो सिल्वर आयन होता है, यानी जो टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर आयन प्रेजेंट है Ag, वो क्या होता है कि वो रिड्यूस्ड हो जाता है और मेटेलिक सिल्वर का जो नेचर है वो दिखाता है। और जो सिल्वर प्रेसिपिटेट होते हैं वो जो जहाँ पे रिएक्शन हो रहा था जिस कंटेनर में, उस कंटेनर के वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाता है, वो सिल्वरी कलर का साइन वहाँ पे करना शुरू कर देता है। इसीलिए इस टेस्ट को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इस तरह से एल्डिहाइड को फाइंड करने के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट का यूज किया जाता है, जिसमें टोलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड को लिया गया है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, उसे जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ये क्या हुआ, जो एल्डिहाइड है वो किसमें, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो किसमें ऑक्सीडाइड हो गया, फॉर्मिक एसिड में। यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइड हो गया फॉर्मिक एसिड में। और ये जो सिल्वर है यही दिखाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर जो है जो कंटेनर पे डिपॉजिट हो जाता है वो दिखाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। और यहाँ पे जो NH3 है वो क्या है, अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ और ये वाटर है H2O। तो इस तरह से जो सिल्वर मिरर जो Ag बना वो डिपॉजिट हो जाता है कंटेनर के वॉल्स में, वो दिखाता है सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाता है। और इस तरह से हम लोग मालूम कर पाते हैं टोलेंस रिएजेंट के हेल्प से कि ये एल्डिहाइड था। उसके बाद कीटोन को कैसे पता कर सकते हैं कि कीटोन है, इसके हेल्प से जो कीटोन जो होता है वो टोलेंस रिएजेंट के साथ कभी रिएक्ट ही नहीं करता, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। इसलिए हम लोग इससे पता कर पाएंगे कि ये कौन सा कीटोन है, कौन सा एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड है वो तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा और अगर कीटोन है तो वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद है फेलिंग्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये जो टेस्ट है वो यूज किया जाता है एल्डिहाइड को कीटोन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या फिर एल्फैटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से अलग करने के लिए। यानी कि जो एलिफैटिक होता है इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन होगा कार्बन का, और जो एरोमेटिक होगा उसमें बेंजीन रिंग होगा। तो इस तरह से एलिफैटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक से अलग करने के लिए या फिर एल्डिहाइड को कीटोन से अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है उसमें 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक A होता है और एक B होता है। A में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। इसे अगर सही से लिखेंगे तो हो जाएगा A में क्या हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा। और B में क्या होता है, ये होता है
जो जिसे पोटेशियम सोडियम टर्टरेट, जिसे रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है KNaC4H4O6 और 4H2O। तो फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है सॉल्यूशन ए में, और सॉल्यूशन बी में होता है रोचेल सॉल्ट। तो इस तरह से सॉल्यूशन ए को या फिर सॉल्यूशन बी को जब NaOH के साथ ऐड किया जाता है तो उससे बनता है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। यानी कि ए में जैसे कॉपर सल्फेट है या फिर बी, इसके साथ अगर NaOH को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। या फिर बी में जिसमें रोचेल सॉल्ट है उसके साथ NaOH को ऐड करेंगे तब भी फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरह से दो टाइप्स से फेलिंग सॉल्यूशन को बनाया जाता है। अब इसका यूज किया जाता है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो एल्डिहाइड को जब हीट किया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें क्या होता है कि अगर फेलिंग सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, कॉपर सल्फेट के साथ बना हुआ है, यानी कि इस वाले से, तो उसमें क्या होगा, जो डीप ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कैसा होता है कलर, ब्लू होता है। तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे वो कलर डिसअपियर हो जाता है, और जो क्यूपरिक आयन जो था वो रिड्यूस्ड होकर रेड प्रेसिपिटेट बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। और इस तरह से Cu2O को ऑब्टेन किया जाता है जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है फेलिंग सॉल्यूशन का उस टाइम Cu2O का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से ये रेड कलर प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो किससे बना है, तो ये जो सॉल्यूशन ए है इससे बना हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन ए में क्या है, कॉपर सल्फेट है। मैंने बताया था ये सॉल्यूशन ए में क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो ये कॉपर सल्फेट के हेल्प से बना हुआ है, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन है, और ये एल्डिहाइड है। ये दोनों को जब रिएक्ट करवाया गया तो यहाँ पे क्या है कि जो एल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइड हो गया। और यहाँ पे Cu2O है वो क्या हो गया कि ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी रेड कलर देता है, और ये है वाटर। तो इस तरह से यहाँ पे पता चल पाता है कि यहाँ पे जो फेलिंग सॉल्यूशन का यूज किया गया है वो किस पे यूज किया गया, एल्डिहाइड पे, क्योंकि इस तरह का जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड में ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो कीटोन है उसके साथ अगर रिएक्शन करवाया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन का, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कीटोन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। जिस तरह से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, उस तरह से कीटोन है जो ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए ये पता चल पाता है कि ये कीटोन है। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, यानी जिसमें बेंजीन रिंग होता है एल्डिहाइड के साथ, उसके साथ भी ये सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं कर पाता, यानी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो इससे भी पता चल पाता है कि ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। उसके बाद इस तरह से इस फेलिंग सॉल्यूशन को यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। यानी कि ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ, एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट करेगा, और बाकी जो कीटोन है इसके साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है इसके साथ भी ये रिएक्शन नहीं देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस। मछलियों के दिल में कितने कच होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 होते हैं। तो ये क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ये टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो उसे आप साइंस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर मैं इसका जो लिंक है इस वीडियो का उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पाइसेस के बारे में। तो पाइसेस क्या है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया जो होता है, एनिमेलिया और प्लांटी जो होता है, उसमें जो एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम जो है उससे बिलोंग करता है। एनिमेलिया किंगडम के अंदर एक फाइलम होता है वर्टिब्रेट का, उसके अंदर ये क्लास होता है पाइसेस का।
तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है, यानी इसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये जो है वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और इसका एग्जाम्पल है मैराइन का देखेंगे तो इसमें है जो कोइटस जिसे फ्लैंक फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा लैबियो जिसे रोहू बोलते हैं, और कटला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। As per the report of the Niti Aayog in 2023, which among the following states in India had the lowest percentage of the total population that is multidimensionally poor? 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कुल आबादी का सबसे कम प्रतिशत है जो बहुआयामी रूप से गरीब है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस? लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डायोप्टर। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वांटिटी और उसके जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो अल्फ़ाबेट यूज किया जाता है उसे और उसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं, और उसके ऐसा यूनिट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कैपेसिटेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसका ऐसा यूनिट होता है फराड, और इसके ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं F से। उसके बाद है चार्ज, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और इसका क्या होता है सिंबल होता है कूलम का C। कंडक्टेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं G से, इसका ऐसा यूनिट होता है सीमेंस, और इसका जो सिंबल होता है वो S होता है सीमेंस का। एनर्जी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं W से, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और इसके ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं J से। फ्रीक्वेंसी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं F से, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। उसके बाद है इम्पीडेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसका जो सिंबल होता है ऐसा यूनिट का वो होता है ओमेगा। उसके बाद है इंडक्टेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं L से, इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, और हेनरी का सिंबल होता है H। पावर है इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, और वॉट को रिप्रेजेंट करते हैं W से। रिएक्टेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं X से, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसका ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। उसके बाद है रेसिस्टेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं R से, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसका सिंबल होता है ओम का ओमेगा। उसके बाद है लास्ट वोल्टेज, इसे रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, और इसका जो सिंबल होता है वोल्ट का वो होता है V। उसको जो ऑप्शन में दिए गए थे कुछ यूनिट उसके बारे में देख लेते हैं। तो योटा दिया गया था, तो योटा किसके लिए यूज किया जाता है? तो योटा का मतलब होता है 1024, यानी अगर 1 योटा मीटर बोलेंगे तो हो जाएगा 1024 मीटर, अगर 1 योटा सेकंड बोलेंगे तो हो जाएगा 1024 सेकंड, यानी कि योटा का मतलब होता है 1024। उसके बाद है कैटल, यानी शॉर्ट में इसे कैट भी बोलते हैं। तो ये ऐसा यूनिट होता है किसका? कैटेलिटिक एक्टिविटी का, यानी कि अगर कैटलिस्ट है जो किस रेट से रिएक्शन करवा रहा है उसे मेजर करने के लिए कैटल का यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट होता क्या है? तो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोग के बॉडी में एंजाइम है वो भी कैटलिस्ट जैसा काम करता है। तो उस कैटलिस्ट का जो रेट होता है रिएक्शन फास्ट करवाने का, उसे मेजर करने के लिए कैटल का यूज किया जाता है। उसके बाद है रेडियन, ये यूज किया जाता है किसके लिए? तो एंगल्स को मेजर करने के लिए रेडियन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ FDI बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा FDI के डैश परसेंटेज के स्वतः अनुमोदन की अनुमति दी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अप टू 74%। तो जो फॉरेन कंट्री से जो कंपनियां होती है वो इंडिया में जब अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करना चाहती है तो क्या करना पड़ता है कि उन्हें कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है और कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कंपनीज होती है उसे 100% क्या होता है ऑटोमेटिक होता है, यानी कि उसे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ता है, और कुछ जो होती है उसे
कुछ परसेंटेज ऑटोमेटिक होती है, यानी कि सपोज 70% ऑटोमेटिक है और 30% क्या होता है कि उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। तो इस तरह से दो तरह का फॉरेन कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट का रूल होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे 100% FDI होता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अपने कंपनीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, रियल इस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए, यानी इन सबों के लिए 100% FDI है, ऑटोमेटिक है, यानी उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद और क्या है, डेटा प्रोसेसिंग है, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है, इंडस्ट्रियल पार्क्स न्यू हो या फिर एग्जिस्टिंग हो उसके लिए। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स सब सिस्टम्स ऑफ सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। उसके बाद केमिकल्स और है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज एंड टाउनशिप। ये सभी सेक्टर्स के लिए क्या है, 100% ऑटोमेटिक है। उसके बाद है ऐसे सेक्टर जिसमें FDI 100% से बिलो है, उसके लिए देख लेते हैं। तो उसमें है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसमें शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उसके लिए होता है अप टू 49%, यानी कि 49% क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा और रिमेनिंग जो बचे कितने 51% वो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के परमिशन से यूज करना पड़ेगा। यानी कि सेटअप करने के लिए, इस कंपनी को सेटअप करने के लिए 51% गवर्नमेंट के परमिशन से होना चाहिए। उसके बाद है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, इसमें अप टू 74% तक होता है। बैंकिंग जो कि प्राइवेट सेक्टर का होता है उसके लिए 49% तक होता है, अप टू 49%। डिफेंस फॉर कंपनीज सीकिंग न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, जिसमें है अप टू 74%। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें ब्राउनफील्ड है वो उसके लिए है अप टू 74%। तो ब्राउनफील्ड होता है और एक होता है ग्रीनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू किसी कंपनी को सेटअप करना है, उसके लिए होता है ग्रीनफील्ड। और ब्राउनफील्ड ऐसे होते हैं जो कि पहले से बने हुए हैं लेकिन उसका डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट करना है, तो वो आता है ब्राउनफील्ड। यानी कि पहले जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए आता है ब्राउनफील्ड, और जो न्यू बिल्कुल सेटअप करना है उसके लिए होता है ग्रीनफील्ड। उसके बाद है हेल्थ केयर, ब्राउनफील्ड अप टू 74%। फार्मास्यूटिकल्स ब्राउनफील्ड अप टू 74%। टेलीकॉम सर्विसेज अप टू 49%। इंश्योरेंस अप टू 74%। तो क्वेश्चंस में था इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए क्या है, अप टू 74%। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अप टू 74%, ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं 51, 60, 41, ये सभी किसी भी कैटेगरी में परसेंटेज नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग को अगर एग्जैक्ट नहीं भी याद होगा तो आप डायरेक्टली 74% वहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि 51, 60 और ये सारे जो परसेंटेज है वो यहाँ पे किसी में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत जो कि इस्लामिक एम्पायर था, उस पर 5 डायनेस्टीज का रूल था। उसमें कौन कौन से हैं उन लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले थे ममलुक डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता था। इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक। इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसमें इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान जो कि वुमन रूलर थी, ये सभी इम्पोर्टेंट रूलर थे। उसके बाद है खिलजी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320। इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया जलालुद्दीन खिलजी ने और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 तक। इसे इस्टेब्लिश किसने किया? तो इसमें एक गाजी मलिक थे जिनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी इम्पोर्टेंट रूलर थे। उसके बाद है सैयद डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1451 तक। इसे इस्टेब्लिश किया था
खिजर खान ने 1414 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट सल्तनत है, लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 तक। इसे स्टेब्लिश किया था बहलोल लोधी ने, और इसमें सिकंदर लोधी इम्पोर्टेंट रूलर थे, और जो इब्राहिम लोधी था वो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, जिसे डिफीट किया था बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हुआ था 1526 में, और इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, और इसके बाद मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डुरंड कप क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज जो एसोसिएटेड हैं अलग अलग स्पोर्ट्स से, उसे देख लेते हैं। तो हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से का ही देखेंगे। सबसे पहले क्रिकेट का, इसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट में कौन कौन सा है, एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, डुलित ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, ईरानी ट्रॉफी, मोइनुडोला गोल्ड कप, एमआरएफ वर्ल्ड कप, नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, रोथमैन्स ट्रॉफी, सहारा कप, शीश महल ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, बीजी ट्रॉफी और बिल्स ट्रॉफी। इसके बाद है फुटबॉल का देखेंगे। तो फुटबॉल में कौन कौन सा होता है, बंदोदकर ट्रॉफी, चक्र गोल्ड ट्रॉफी, कोलंबो कप, डीसीएम ट्रॉफी, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल जूनियर के लिए, डुरंड कप, एफए कप, यूरोपियन चैंपियंस कप, एफए शील्ड, एफए कप, फेडरेशन कप, फीफा वर्ल्ड कप, कलिंगा कप, मर्डेका कप। उसके बाद है नाजी ट्रॉफी, निक्सॉन गोल्ड कप, राघवीर सिंह मेमोरियल कप, रोबर्स कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, शेषर कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुवर्ता मुखर्जी कप, सुवर्तो कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, बिट्टल ट्रॉफी। उसके बाद है हॉकी का देखेंगे। तो इसमें है आगा खान कप, बेंगटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, एसेंड्रे चैंपियंस कप, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप वुमेन्स के लिए, ज्ञानोती देवी ट्रॉफी, हॉकी वर्ल्ड कप, इंदिरा गोल्ड कप, कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, एमसीसी ट्रॉफी, मोदी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी हॉकी वुमेन्स के लिए। उसके बाद है ओवैड उलाह गोल्ड कप, रंगास्वामी कप नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए, रंजीत सिंह गोल्ड कप, रेने फ्रैंक ट्रॉफी, साहनी ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, टॉमी इमान गोल्ड कप। उसके बाद है बैडमिंटन के लिए। तो इसमें है अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, दीवान कप, इब्राहिम रहीम तलाह चैलेंजर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, नारंग कप, थॉमस कप, टुंकू अब्दुल रहमान कप, उबर कप विमेंस के लिए, प्रिंसेस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, वॉल्कर कप। और एक जो केरला में रेस होता है, बोट रेसिंग होता है, उसे कहते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो इतने सारे जो ट्रॉफीज हैं वो सारे को याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो उसे आप याद रख सकते हैं, और क्वेश्चन वैसे कहीं से भी इसमें से पूछा जा सकता है, इसलिए सारे टॉपिक को आप ओवरव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड्स अकर, जल निकायों के संदर्भ में नीप ज्वार भाटा आते हैं। ये कब आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, व्हेन सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो टाइड्स जो होते हैं वो क्या होता है कि जब ओशियन वाटर लेवल्स का राइज एंड फॉल होता है उसे कहते हैं टाइड्स, और ये मेनली किसके कारण आता है? तो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके कारण ये टाइड्स आते हैं। अब टाइड्स को उसके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया अलग अलग टाइप्स में, उसमें डायगोनल, सेमी डायगोनल, मिक्स्ड, और हाइट के बेसिस पे स्प्रिंग और निप होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं अलग अलग टाइप्स के टाइड्स को। सबसे पहले डायगोनल टाइड्स, ये कब होते हैं? जब 1 हाई और 1 लो टाइड्स आता है हर एक दिन में, तो इसे कहते हैं डायगोनल टाइड्स। उसके बाद सेमी डायगोनल टाइड्स,
तो एक दिन के अंदर अगर 2 हाई और 2 लो टाइड्स आएगा तो और ये सेम हाइट्स के अगर होंगे तो ये से कहते हैं सेमी डाइओजेनल टाइड्स। उसके बाद है मिक्स्ड टाइड्स, तो एक दिन के अंदर 2 हाई और 2 लो टाइड्स आएंगे और ये लेकिन जो सेम हाइट के नहीं होंगे, ये अनइक्वल हाइट्स के होंगे, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड टाइड्स। उसके बाद है स्प्रिंग टाइड्स, ये कब आते हैं जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन पे अरेंज्ड होते हैं, तो इस टाइम आता है कैसा, स्प्रिंग टाइड्स। उसके बाद है नीप टाइड्स, ये कब होता है तो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर होगा तो इससे क्या आता है, कौन सा टाइड्स, नीप टाइड्स आता है। उसके बाद है फ्लड टाइड्स, ये कब होता है तो ये क्या होता है कि जो सबसे लो टाइड्स होते हैं, लो टाइड्स से हाई टाइड्स में राइज होता है तो उसे कहते हैं फ्लड टाइड्स। और ईव टाइड्स किसे बोलते हैं, तो हाई टाइड्स से लो टाइड में वाटर राइज करेगा, रिसेंड करेगा, नीचे गिरेगा, तो उसे कहते हैं ईव टाइड। तो फ्लड टाइड होता है लो टू हाई राइज करता है वाटर, और ईव टाइड होता है हाई टू लो वाटर रिसीड करता है। उसके बाद होता है हाई टाइड्स, तो ये सबसे जो हाईएस्ट लेवल होते हैं वाटर के उसे कहते हैं हाई टाइड्स, और लो टाइड्स होता है जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है वाटर का एक टाइडल साइकिल में, उसे कहते हैं लो टाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यक्षगान डांस से। तो यक्षगान जो डांस है, डांस ड्रामा है, वो कहाँ का है, साउथ इंडिया का है, और ये मेनली कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। और इसके इम्पोर्टेंट डांसर्स कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं केरे माने शिवारामा हेगड़े, सेनी गोपाल कृष्णा भट्ट, बीएन नानजुंडा राव, एनएल नरसिम्हाचार, टीके लक्ष्मी नारायण, बनाजे संजीवा सुवर्णा, चितानी रामचंद्र हेगड़े और काला आचार्य, ये सारे यक्षगान के डांसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द आइडल्स ऑफ विच 3 गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन 3 देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आइडल्स स्टेब्लिश हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में उड़ीसा में, वो डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, जिसमें कि जो लॉर्ड जगन्नाथ है वो विष्णु के ही अवतार हैं, और वहाँ पे उनके भाई बलभद्र और उनके सिस्टर सुभद्रा, उनके साथ उनका जो आइडल्स है, मूर्तियां हैं, वो स्टेब्लिश किया गया है। ये जो टेम्पल है वो 4 धाम पिलग्रिमेज साइट है उसमें इंक्लूडेड है, और ये जाना जाता है यूनिक ट्रेडिशन, रिचुअल और आर्किटेक्चर के लिए। तो लॉर्ड जगन्नाथ जो है उन्हें बोला जाता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जगत के नाथ। और यहाँ पे यूनिक आइडल्स हैं क्योंकि ये जो आइडल्स है वो एक यूनिक वुड से बने हुए हैं, जो कि हर 12 या फिर 19 साल पे इसे चेंज किया जाता है एक स्पेशल सेरेमनी के द्वारा, जिसे कहा जाता है नवा कलेबरा। उसके बाद रथ यात्रा भी यहाँ पे किया जाता है, लाया जाता है, जो कि एनुअली होता है, हर साल ये रथ यात्रा निकाला जाता है। और ये गुंडीचा टेम्पल जो है उड़ीसा में, वहाँ पे ये ले जाया जाता है। उसके बाद इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कैसा है, कलिंगा आर्किटेक्चर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एना चैंडी द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू सर्व एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट वाज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट। एना चैंडी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली भारतीय महिला किस उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एज इन जुलाई 2021 द निपुण भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। जुलाई 2021 तक निपुण भारत योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो जो निपुण भारत स्कीम है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसका एम है कि ग्रेड 3 तक जो बच्चे हैं उनका फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में
अच्छा उनका फाउंडेशन इसमें होना चाहिए। कब तक? 2026-2027 तक। ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर में, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जुलाई 2021 में। और इसमें टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी फोकस किया जाता है। इसमें टीचर को ट्रेन किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है ताकि वो बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का इंस्ट्रक्शन सही ढंग से इफेक्टिवली डिलीवर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि राष्ट्रपति फिर से चुनाव के लिए पात्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 57। तो अब हम लोग जितने भी आर्टिकल है 57, 56, 58, 59 सभी के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो 56 आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, ये किसके बारे में है? तो ये प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है, यानी प्रेसिडेंट है जो अपने ऑफिस को कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं? 5 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, जब से वो ऑफिस को ये एज्यूम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 5 साल तक वो काम कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो प्रेसिडेंट है वो अपने रिजाइन को किसे दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। और प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट लाया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 57, इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं री इलेक्शन के लिए, यानी फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसके बाद है आर्टिकल 58, इसमें क्या है कि इसमें जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, वो किस तरह से एलिजिबल होंगे, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट हैं उनका एज होना चाहिए मिनिमम 35 ईयर्स, और ये वो जो हाउस ऑफ पीपल है यानी लोकसभा जो है पार्लियामेंट का, उसके मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। इस तरह का क्वालिफिकेशन की बातें की गई है आर्टिकल 58 में। उसके बाद आर्टिकल 59 में है, इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट्स के ऑफिस का कंडीशन क्या होगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो किसी भी जो पार्लियामेंट का किसी भी हाउस के मेंबर वो नहीं हो सकते, या लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो उसके मेंबर्स नहीं हो सकते, या फिर लेजिस्लेटिव स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसके हाउस के भी वो मेंबर नहीं हो सकते, और वो किसी भी हाउस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो होल्ड नहीं कर सकते जब वो प्रेसिडेंट रहेंगे तब। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड महात्मा गांधी लीड द पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोर्टेड इंडिगो कल्टिवेशन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा लाए गए नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंपारण में। तो अब महात्मा गांधी के जो मेजर मूवमेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में लाया गया था। इसमें किसके बारे में था? तो इसमें जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण, वहाँ पे इंडिगो फार्मर्स के लिए इसके लिए ये सत्याग्रह किया गया था। वहाँ पे क्या किया जा रहा था कि जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्सफुली इंडिगो के कल्टीवेशन को पे जोर दिया जा रहा था, उन्हें फोर्सफुली इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए बोला जा रहा था, इसके लिए ये सत्याग्रह किया गया। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में आया। इसमें जो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट था खेड़ा, वहाँ पे जो फार्मर्स थे वो लैंड रेवेन्यू को पे करने में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे, क्योंकि उनका जो क्रॉप है जो वो क्रॉप का फेल्यूर हो गया था, और ड्राउट के कारण जो किसान थे वो अपना लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए ये खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये 1918 में लाया गया। इसमें गांधी जी ने इसमें डिस्प्यूट किसके बीच में था? तो मिल वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में था। और यहाँ पे क्या किया जा रहा था? यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो क्या बोल रहे थे, अपने बेज को रेज करने के बारे में डिमांड कर रहे थे, उसके बारे में ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया गया। उसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, ये किस लिए हुआ? तो ये रॉलेट एक्ट एक आया था, उसके लिए किया गया था। इसमें क्या किया जाता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो विदाउट एनी ट्रायल
लोगों को क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे और उन्हें पनिशमेंट दे रहे थे, उसके अगेंस्ट में ये रॉलेट सत्याग्रह किया गया। उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में आया था और 1922 तक चला था। इसमें गांधी जी ने उनके साथ जो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दिया था और इस तरह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया। उसके बाद है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1930 में आया था। इसमें डांडी मार्च किया गया जिसे साल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, और अगेंस्ट में लाया गया था और ये पार्टिकुलरली सॉल्ट टैक्स जो लिया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसके अगेंस्ट में भी किया गया था। उसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में। इसमें क्या था कि जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था उसके, और जो वर्ल्ड वार 2 था उसके आउटब्रेक के कारण उसके रिस्पॉन्स में एक क्विट इंडिया मूवमेंट करना पड़ा। इसमें डिमांड किया जा रहा था इंडियन के द्वारा कि जो ब्रिटिश रूल है उससे इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या किया जा रहा था, किया जा रहा था। और इसमें गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया था, जिसमें गांधी जी को जो पुणे का जो आगा खान पैलेस था वहाँ पे रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच आर द फॉलोइंग वॉज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। वैदिक जीवन के आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वानप्रस्थ। तो वैदिक सिस्टम ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है ब्रह्मचार्य, ये एक स्टूडेंट का स्टेज होता है। इसमें बर्थ से 25 ईयर्स ओल्ड तक ब्रह्मचर्य का स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट, इसमें फोकस होता है स्टूडेंट्स के लाइफ पे और यहाँ पे जो फ्यूचर का रोल कैसा होगा उसके लिए प्रिपेयर करवाया जाता है स्टूडेंट्स लोग को। और यहाँ पे एक रिगुलर स्टडी करवाया जाता है और यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं अपने स्टडी के लिए और अपने जो नेक्स्ट स्टेज आने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। इसमें रिचुअल्स होता है उपान्याय सेरेमनी, जिसमें कि इस ब्रह्मचर्य स्टेज में एंट्री करने को बोला जाता है और जो ब्रह्मचर्य स्टेज है उससे बाहर निकलने के सेरेमनी को बोला जाता है समावर्तना सेरेमनी। यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक उपाकुलवाना ब्रह्मचारी जो कि स्टडी करते हैं लिमिटेड टाइम के लिए और उसके बाद गृहस्थ जो स्टेज है उसमें एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो होता है ब्रह्मचर्य के बाद और एक दूसरा स्टूडेंट होते हैं नैष्ठिका, जो कि नैष्ठिका ब्रह्मचारी जो कि क्या करते हैं पूरे थ्रू आउट द लाइफ वो स्टूडेंट ही रहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ब्रह्मचर्य में। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेज है गृहस्थ जीवन का, हाउस होल्ड लाइफ। यहाँ पे एज कितना होता है 25 से लेकर 50 ईयर्स ओल्ड तक के गृहस्थ स्टेज में होता है और यहाँ पे क्या होता है फोकस होता है फैमिली पे, कैरियर पे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। उसके बाद तीसरा स्टेज है वानप्रस्थ जो कि जिसे कहते हैं रिटायर्ड लाइफ। यहाँ पे एज कितना होता है 50 to 75 ईयर्स ओल्ड के लिए होता है ये। और यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जाता है तो कंटेम्पलेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और वर्ल्डली इन्वॉल्वमेंट जो होता है उस चीज़ को रिड्यूस करने पे फोकस किया जाता है। उसका लास्ट स्टेज है संन्यासा जिसे रिनाउंस्ड लाइफ बोलते हैं। 75+ ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए किसमें कौन सा स्टेज में आते हैं या आते हैं संन्यासा में। इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है तो इसमें कंप्लीट रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट, यानी कि वर्ल्ड से जितने तरह के अटैचमेंट है वो सभी को ख़त्म करने पे फोकस किया जाता है और इनका फोकस होता है बिल्कुल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पे। तो इस तरह से ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया सेट 8 के GK/GS के क्वेश्चंस को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।